नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इसी न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी स्थित मेडिकल कॉलेज सभागृह में आयोजित वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। सिखों के पूज्य गुरु गोविंद सिंह के बच्चों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस शहादत दिवस के अवसर पर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार को संबोधित करते हुए साय ने कहा कि वीर साहिबजादों जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी के अमर बलिदान की कहानी अब छत्तीसगढ़ के स्कूली बच्चों को पढ़ाई जाएगी। ये बलिदान की कहानी हमारे युवा पीढ़ी को साहस के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि आज वीर बाल दिवस है और बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, जिनकी उम्र 7 साल और 9 साल की थी, जो बच्चों के खेलने का समय होता है, इतनी कम उम्र में उन्होंने देश और धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर एक मिसाल कायम की और छत्तीसगढ़ सरकार इसको पाठ्यक्रम में लेगी ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनकी वीरता से परिचित हो सके। भक्त टोडरमल ने साहबजादों और माताजी का अंतिम संस्कार करने की इच्छा प्रकट की। वजीर खान ने उसे आवश्यक जमीन सोने की मोहरों से ढकने के लिए कहा। टोडरमल ने वही किया। इस नेक काम के बदले उसे सजाए मौत सुनाई गई। मोरिंडा थाने के जिस कमरे में माता गुजरी और साहबजादों को कैद रखा गया, वो आज भी चंडीगढ़ के करीब मोरिंडा में है। वहां अब गुरुद्वारा है। फिल्म में दिखाया गया थाने का कमरा उसी की नकल है। जिस पेड़ के नीचे गुरु साहब को माछीवाड़े में आराम करते हुए दिखाया गया है, वो उसी पेड़ की हूबहू नकल है। जो पेड़ आज भी माछीवाड़े में है, उस पवित्र स्थान पर गुरुद्वारा साहब है। हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती आई है और होती रहेगी। ठीक 5 साल बाद बंदा सिंह बहादुर सरहंद पर कहर बनकर टूटा। उसके साथी फतेह सिंह ने वजीर खान का सर कलम कर दिया और बंदा सिंह ने खालसाई केसरी झंडा सरहंद के किले पर गाड़ दिया। सुच्चानंद को बंदा सिंह बहादुर ने सरहंद में ही मौत के घाट उतार दिया। काजी दीना खान जान बचाकर दिल्ली भाग गया। बच्चों को शहीद करने वाली दीवार बनाने वाले शासन बेग और बाशन बेग को उनके घिनौने काम के लिए बंदा सिंह बहादुर ने मौत के घाट उतार दिया। सिंहों ने सरहंद फतेह कर वहां रहने वालों को कट्टरवादी मुगलों से मुक्ति दिलाई। लोगों ने जी भरकर खजाने लूटे, पर बंदा सिंह बहादुर ने वो बेशकीमती खजाना ढूंढ निकाला। वो दीवार जिसमें साहबजादों को जिंदा चिनवा दिया गया था, घुटनों के बल बैठकर उस वीर ने नम आंखों से उन 2 वीर साहबजादों को श्रद्धांजलि। सभी को मेरा नमस्कार, मेरा जोहार। देश व धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले मां भारती के वीर सपूत बाबा जोरावर सिंह एवं बाबा फतेह सिंह जी के बलिदान को हम वीर बाल दिवस के रूप में मनाने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। मैं इस मंच से सबसे पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने 26 दिसंबर को 10वें सिख गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहेबजादों बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। राष्ट्रभक्ति का ऐसा ज्वार जो आपके रोम रोम को राष्ट्र प्रेम से भर दे। 9 और 7 साल की जिस उम्र में बच्चे आंगन में खेलते हैं, श्री गुरु गोविंद सिंह जी के इन साहबजादों ने उस उम्र में भारत माता और धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि हम ऐसे महान वीर सपूतों की प्रेरक कहानियाँ अपने बच्चों और समाज को बताएं। वीर बाल दिवस हमें राष्ट्र की रक्षा के लिए 10 सिख गुरुओं के त्याग और महान सिख परंपरा के योगदान की याद दिलाता है। मजहबी कट्टरता और मुगलों का आतंक जब चरम पर था, उस समय मुगलों के पास लाखों की सेना थी। गुरु गोविंद सिंह एवं उनके साहिबजादों पर इस्लामिक कट्टरपंथियों ने अनेक तरह के जुल्म किए, लेकिन न ही श्री गुरु गोविंद सिंह जी और न ही उनके पुत्र
अपने धर्म से अलग हुए। भारत की प्रत्येक पीढ़ी गुरु गोविंद सिंह जी और उनके साहेबजादों के बलिदान को सदैव याद रखेगी। देश के लिए जीना और देश के लिए जरूरत पड़ने पर अपने प्राणों की आहुति देने की प्रेरणा हमें वीर बाल दिवस से मिलती है। वीर बाल दिवस हमें राष्ट्र की एकता और अखंडता का भी स्मरण कराता है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के लिए राष्ट्र सबसे पहले था। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारी युवा पीढ़ी भारत माता के ऐसे महान सपूतों के बारे में न केवल जाने बल्कि उनसे प्रेरणा भी लें। मित्रों, समाज को तोड़ने वाली ताकतें हर दौर में सक्रिय रहती हैं, लेकिन श्री गुरु गोविंद सिंह और उनके साहेबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जैसे वीर जिस धरती पर जन्म लेंगे उसकी ओर कोई आंख उठाकर भी देख नहीं सकता। बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह किसी एक धर्म या पंथ के लिए प्रेरणा स्रोत नहीं है, वह संपूर्ण भारत के लिए अनुकरणीय हैं। यहाँ प्रबुद्धजन उपस्थित हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जो समाज अपने इतिहास और प्रेरणा पुरुषों। आज वीर बाल दिवस है और बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जो बहुत कम उम्र में 7 साल 9 साल जो बच्चों के लिए खेलने कूदने का समय होता है, ऐसे कम उम्र में देश और धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर एक मिसाल कायम किए हैं और छत्तीसगढ़ की सरकार इसको पाठ्यक्रम में लेगी ताकि आने वाली पीढ़ी भी इनकी वीरता से परिचित हो। थैंक यू सर। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय और पंचायत का चुनाव बैलेट पेपर के जरिए होगा। 7 जनवरी के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है। नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने मीडिया से चर्चा में कहा कि ईवीएम मशीन की तैयारी में समय लग रहा था, जिसके मद्देनजर बैलेट पेपर से चुनाव का निर्णय लिया गया है। चुनाव आयोग तैयारी कर रहा है। उन्होंने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव पर सरकार तैयारियां कर रही है। नियम में परिवर्तन हुआ है, आरक्षण की प्रक्रिया हो रही है। सरकार जल्द से जल्द चुनाव करने प्रतिबद्ध है। मंत्री अरुण साव ने बताया कि आरक्षण की प्रक्रिया और महापौर के लिए 7 तारीख निर्धारित की गई है। जैसे ही आरक्षण की प्रक्रिया समाप्त होगी, चुनाव आयोग को इसकी सूचना भेजी जाएगी। बैलेट पेपर से चुनाव कराने का निर्णय किया है, तो बैलेट पेपर से चुनाव होगा, इसकी तैयारी चुनाव आयोग कर रही है। पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर हमारी सरकार ने लगातार बहुत पहले से तैयारियां प्रारंभ की थी। जैसे आप सबको पता है कि बहुत सारी चीजें इस बार नई हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के पालन में आरक्षण की सारी पद्धति चेंज हुई है। आयोग बनाया, आयोग की रिपोर्ट आई और उस आधार पर आरक्षण होना है। उसी तरह से निकायों में अध्यक्ष और महापौर के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करने का निर्णय हुआ है और इस बीच नई निकायें बनी हैं, नए नगर पंचायत, नगर पंचायतों को नगर पालिका में अपग्रेड किया है। इन सबके तैयारियों में थोड़ा समय की आवश्यकता थी और इसलिए आरक्षण की प्रक्रिया अब नगरीय निकायों के अध्यक्ष और महापौर के लिए 7 तारीख निर्धारित की है। पर सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे ही आरक्षण की प्रक्रिया समाप्त होगी, उसकी सूचना चुनाव आयोग को भेजी जाएगी और चुनाव आयोग जो है उसके तुरंत बाद चुनाव के कार्यक्रम घोषित करेगी। सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए, पर कुछ नई व्यवस्थाएं हमने की है, उसके कारण थोड़ा समय लग रहा है। जैसे आपको बताया कि कई नियमों में परिवर्तन किया है। प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर ओबीसी रिजर्वेशन के लिए नई व्यवस्था और एक और महत्वपूर्ण व्यवस्था कानून में परिवर्तन करके हमने की। पहले साल भर में एक बार मतदाता सूची बनता था, अब इस बार हर 3 महीने में मतदाता सूची उस हिसाब से बनाने का निर्णय किया ताकि ज्यादा से ज्यादा जो नए मतदाता हैं, जो छूटे होते हैं, उनको हर 3 महीने में नाम जोड़ने का अवसर मिल जाए। इन सब के कारण थोड़ा समय लगा है, पर सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराने की तैयारी में है और इस हिसाब से तेज गति से हम चुनाव की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार की नीयत पूरी तरह से स्पष्ट है, जल्द से जल्द नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव
कराना चाह रहे हैं। देखिए, सभी राजनीतिक दल अपने संगठन की योजना रचना करते हैं, पर वास्तविकता ये है कि कांग्रेस पार्टी जनता से दूर जा चुकी है और जनता कांग्रेस से दूर जा चुकी है। जनता के हितों के लिए कभी कांग्रेस पार्टी ने काम नहीं किया, इसलिए जनता उनसे दूर जा चुकी है और आने वाले समय में भी कांग्रेस को कुछ मदद नहीं मिलनी है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का गुरुवार की रात दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन की खबर दुखद है। ये देश और कांग्रेस पार्टी के लिए एक अपूरणीय क्षति है। आगे उन्होंने कहा, एक महान राष्ट्रकर्मी आज जीवन के अंतिम सफर पर हम सब से विदा हो गए। उनके व्यक्तित्व, योगदान और देश सेवा के लिए हमारे शब्द कम पड़ जाते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन को पूर्व सीएम ने बड़ी क्षति बताया और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन की जो खबर है वो बेहद ही दुखद है। देश को एक अपूर्णीय क्षति हुई है, कांग्रेस पार्टी का अपूर्णीय क्षति हुई है। एक कुशल अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने देश की सेवा की, वित्त मंत्री के रूप में और फिर 10 साल प्रधानमंत्री के रूप में। जो आर्थिक सुधार उन्होंने किए उसका लाभ पूरे देश को हुआ। अब प्रधानमंत्री के रूप में जहां प्रथम कार्यकाल कृषि सुधार, कृषि के एमएसपी की जो कीमत है उसको उन्होंने बढ़ाया और वहीं मनरेगा जैसे 5 बड़े कानून उन्होंने बनाए जिससे आम जनता को लाभ हुआ है। और मनरेगा जैसे क्रांतिकारी कदम के कारण से 14 करोड़ गरीब लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। वहीं उन्होंने शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार जैसे अनेक कानून पास किए जो कभी कोई कल्पना कर नहीं सकता था। और डॉक्टर साहब के जाने से एक अपूर्णीय क्षति पूरे देश को हुआ है। हम लोग अनेक बार उनसे मुलाकात किए, कई मार्गदर्शन उनसे लेते रहे। व्यक्तिगत रूप से भी ये क्षति हुई है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।
श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बिलासपुर के बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट से लगी रक्षा मंत्रालय की जमीन पर मुरुम की अवैध खुदाई के मामले को स्वतः संज्ञान में लिया है। इस मामले की सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविंद्र अग्रवाल की विशेष बेंच ने सख्त नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार और रक्षा मंत्रालय से शपथ पत्र में मांगा है जवाब। वहीं रक्षा मंत्रालय की जमीन से मुरुम का अवैध उत्खनन करने वाले JCB चालकों से स्वीकार किया है कि बिलासपुर की एक महिला नेत्री एक बड़े नेता के संरक्षण में सिंडिकेट बनाकर इस काम को बेखौफ होकर अंजाम दे रही है। सूत्रों के अनुसार खनिज विभाग ने जिस खसरे नंबर की जमीन पर मुरुम खनन करने की अनुमति दी, वहां पानी भरा हुआ है, जहां से मुरुम निकालना संभव ही नहीं है। लेकिन रॉयल्टी की आड़ और बड़े नेताओं के संरक्षण में रक्षा मंत्रालय की जमीन की मुरुम का अवैध उत्खनन कर क्षेत्र में बन रही अवैध कॉलोनियों में इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रकों में किसके लोड हो रहा है? ट्रक भी उसकी, बबलू सिंह की ही, ट्रकें भी उसकी। कितने दिन से चल रहा है काम? ये अभी 2-3 दिन हुआ है। हाँ, 2-3 दिन। 2-3 दिन मेरे आते हुए। तुमको आते हुए? और इससे पहले कोई और कर रहा था मतलब? हाँ, वो कर रहे थे शायद तक। अब मेरे आते हुए 2-3 दिन हुआ। तो यहाँ मुरुम खोदते हो? आपके मालिक का नाम क्या है? दुर्गा कौशिक। हाँ, दुर्गा कौशिक। मालिक का नाम क्या है? दुर्गा कौशिक। दुर्गा कौशिक। वही चलवाते हैं? वही चलवाते हैं। तो ट्रकें किसकी चल रही हैं यहाँ? ट्रक का पता नहीं। हाँ, बहुत पता नहीं। आपके कांटेक्ट में है ना? मतलब इसका परमिशन है आपके पास मुरुम खोदने का? परमिशन है? दिखाइए लेटर। वही मैंने रखे हैं, वही मैंने पकड़े हैं। तो आप अगर JCB से खोद रहे हो तो आपके पास लेटर रहना चाहिए। आपके मालिक का नंबर बताइए। 5वीं फेडरेशन कप रॉक बॉल चैंपियनशिप व 7वीं सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का 3 दिवसीय शुभारंभ 27 दिसंबर को किया गया। सेक्टर 2 ग्राउंड में आयोजित इस 3 दिवसीय नेशनल चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए देश के विभिन्न राज्यों से खिलाड़ियों की टीमें पहुंची है। शुभारंभ अवसर पर समाज सेवी व हैवी ट्रांसपोर्ट कंपनी के संचालक इंद्रजीत सिंह छोटू विशेष रूप से शामिल हुए और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन उन्होंने किया। एजुकेशन हब भिलाई एजुकेशन के क्षेत्र में जहां आगे है, वहीं खेलों के स्तर में भी भिलाई काफी आगे रहा है। शायद यही कारण है कि समय समय पर नेशनल लेवल की चैंपियनशिप यहां पर कराई जाती है। इसी कड़ी बता दें कि 5वीं फेडरेशन कप रॉक बॉल चैंपियनशिप व 7वीं सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 का आयोजन सेक्टर 2 के ग्राउंड में किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय आयोजन का शुभारंभ शुक्रवार को किया गया। शुभारंभ अवसर पर यहां पर समाज सेवी व हैवी ट्रांसपोर्ट के संचालक इंद्रजीत सिंह छोटू विशेष रूप से शामिल हुए। विधिवत स्वागत सम्मान के बाद खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन उन्होंने किया। 5वीं फेडरेशन कप रॉक बॉल चैंपियनशिप व 7वीं सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप को लेकर अतिथि व आयोजन को लेकर जानकारी दी है। आपके दर्शकों का रॉक बॉल फेडरेशन की तरफ से सभी को नमस्कार।
हमारा ये 5वां फेडरेशन कप है और साथ ही 7th सब जूनियर नेशनल गेम है। तो इसमें लगभग ये मानो जी लगभग 17-18 स्टेटों की टीम आई हुई है। तो सभी बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं, आपको देखा होगा। और गेम बड़ा गजब है, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ आप अपने चैनल के ऊपर हमारे गेम को दिखाएं ताकि दर्शकों को भी आनंद लें इस गेम का। विजेता टीम को किस तरह का पुरस्कार है, ट्रॉफी, मेडल? विजेता टीम को जी कप है हमारा फेडरेशन कप, वो दिया जाएगा। बाकी मेडल है, ट्रॉफी है। ये हमारी 5th सीनियर फेडरेशन कप का नेशनल चैम्पियनशिप है रॉकबॉल की, और हमारे लगभग 16 स्टेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हर जगह से महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, हरियाणा, हिमाचल सभी टीमें पार्टिसिपेट हो रही हैं। और ये तीन दिवसीय टूर्नामेंट है और ये आज से स्टार्ट 27 से स्टार्ट होकर 29 तारीख की इसकी क्लोज है। बच्चे में तो आप देख ही रहे हो, सभी खिलाड़ी बहुत उत्साहित हैं। और हमारी एशियन चैम्पियनशिप है जिसमें 12 से 15 कंट्री पार्टिसिपेट होंगी। वो अभी मलेशिया होती है या इंडिया में होती है या थाईलैंड में होती है। तो वो मीटिंग है नेक्स्ट मंथ में 15 जनवरी के आसपास, तो उसमें डिसाइड होगा। अगर पाकिस्तान इंडिया आती है तो हम हमारे जितने भी साथी हैं वो चाह रहे हैं कि भाई जितने खिलाड़ी हैं वो इंडिया में ही एशियन चैम्पियनशिप हो। बस प्रॉब्लम ये आ रही है कि भाई पाकिस्तान की टीम में वो वीज़ा वगैरह की दिक्कत नहीं है, नहीं तो हम इंडिया में ही एशियन चैम्पियन। क्या कहना चाहिए? पहचान तो ये छत्तीसगढ़ में दूसरी बार नेशनल चैम्पियनशिप होने लग रही है। हर जगह पहचान, आप मैच देखोगे, कंपटीशन देखोगे और हर जगह आपको जो वॉलीबॉल से रिलेटेड गेम है ये, लेकिन वॉलीबॉल से भी एडवांस गेम है। वॉलीबॉल में तो सिर्फ एक ही यही है कि तीन टच में 1 पॉइंट मिलता है उसमें। इसमें तो बास्केटबॉल के पॉइंट हैं, क्रिकेट की स्कोरिंग है, और वॉलीबॉल का ग्राउंड हो गया, हैंडबॉल के इसके गोल पोस्ट हो गए। तो ये 3-4 गेम का मिक्स गेम है। और इसमें आप ये नहीं सोच सकते कि भाई आपको 6-7 पॉइंट वॉलीबॉल में जैसे मिल जाते हैं 6 या 7 पॉइंट, तो आप ये मैच ये मान लेते हैं कि भाई मैच जीत गए। लेकिन इसमें लास्ट पॉइंट तक हम ये नहीं कह सकते कि भाई हम जीत गए। देंगे और टूर्नामेंट के विषय में बताएं। मेरा नाम जसवीर सिंह और मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ। हिमाचल की टीम आई है इधर, और ये 5th फेडरेशन कप हो रहा है और 7th जो जूनियर सब जूनियर का जो ये इधर कंपटीशन करवा रहे हैं हम। और इससे पहले भी हम यहाँ पर अंबिकापुर में भी इधर का नेशनल हुआ था, उस टाइम भी हम इधर आए थे। तो टीम अभी हिमाचल में इससे पहले नेशनल टूर्नामेंट हिमाचल में हुआ था 2-3 महीने पहले। तो छत्तीसगढ़ की बहुत ही अच्छे डिसिप्लिन बच्चे हैं, और उधर भी इनका जो डिसिप्लिन था, इनकी जो गेम थी बहुत अच्छी थी। और छत्तीसगढ़ तो वैसे भी स्पोर्ट्स का एक हब है। ठीक, आपका परिचय दें। मेरा नाम जसवीर ठाकुर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, जनरल सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश। देखिए, ये पूरे राष्ट्रीय लेवल का प्रतियोगिता है रॉकबॉल फेडरेशन कप और सब जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप भिलाई छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। ये पूरे भारतवर्ष में खेला जाता है। रॉक बॉल को लेके हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इस गेम को आगे बढ़ाने के लिए। अभी बहुत जल्दी ही एशियन टीम का यहाँ गठन की जाएगी और एशियन चैम्पियनशिप के लिए इंडिया टीम यहाँ से बनके और एशियन चैम्पियनशिप में भी खेलने जा रही है, और इनको अच्छा प्लेटफॉर्म देना हमारी मकसद ही है। कितने खिलाड़ी, कितनी टीमें हैं? देखिए, यहाँ पे नियर अबाउट देश से करीब 17 के आसपास राज्य यहाँ पार्टिसिपेट कर रही है, कुछ स्टेट बची हुई आने के लिए, और यहाँ पे करीब 250 से 300 खिलाड़ी आ चुके हैं फिलहाल। किस तरह का स्कोप है अभी इस गेम का? देखिए, ये हमने अभी प्रयास किया था स्कूल नेशनल के लिए, इन्होंने अभी गढ़लीबाग यूनिवर्सिटी में इस साल चालू हो जाएगा हमारा ये गेम रॉकबॉल प्रदेश का जी। 5th फेडरेशन कप मेंस एंड वुमेंस रॉकबॉल चैम्पियनशिप हो रही है और भिलाई स्पोर्ट्स एकेडमी सेक्टर 2 के द्वारा कराई जा रही है।
तो इसके लिए मैं खिलाड़ियों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ और आयोजक समिति को बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा आयोजन करवा रहे हैं और इनका आयोजन सफल हो, इसके लिए इन्हें एडवांस में शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बहुत सारे स्पोर्ट्स नए आ गए हैं जिसके बारे में हम लोग को मालूम भी नहीं है ये भी उस टाइप का गेम है। आज मैं भी यहाँ आया हूँ, मैं भी इस गेम के बारे में जानकारी लूँगा, जानूँगा, समझूँगा और बच्चों को आगे बढ़ने की वो करूँगा कि प्रेरणा दूँगा कि आगे बढ़े हो। बहरहाल नेशनल लेवल की इस चैंपियनशिप का 3 दिवसीय आयोजन सेक्टर 2 में किया जा रहा है। 27 दिसंबर से प्रारंभ, इस चैंपियनशिप का समापन 29 दिसंबर को किया जाएगा। चयनित टीम को यहां पर सम्मानित भी किया जाएगा। ACN न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। नेहरू नगर भिलाई में संचालित कृष्णा पब्लिक स्कूल के फेयरवेल 2024 का आयोजन दुर्ग के एक निजी होटल में बुधवार को किया गया। इस फेयरवेल में स्कूल के विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी, जो कि आकर्षण का केंद्र रहा। स्कूल सत्र का अब आखिरी दिन चल रहा है, जहां इन दिनों वार्षिक उत्सव और फेयरवेल पार्टी का काफी क्रेज देखा जा रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग शहर के निजी होटल में KPS स्कूल के 11th व 12th का फेयरवेल प्रोग्राम किया गया। इस फेयरवेल प्रोग्राम में छात्र छात्राओं ने रंग बिरंगी पोशाकों में पहुंच एक दूसरे से मिलकर काफी खुशी जाहिर की। छात्र छात्राओं ने यहां पर विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं में हिस्सा भी लिया। पर मुझे लगता है लोग मुझे झूठ कहते हैं, गलत डांटते हैं। ऐसा क्यों आपको लगता है? कोई बताएगा? मित्रों, छात्रों में फेयरवेल पार्टी को लेकर गजब का उत्साह देखा गया। सभी ने रूंधे स्वर में अपने इस आखिरी वर्ष 12वीं क्लास को लेकर प्रतिक्रिया दी। अब तो दोस्त हमारे मिल नहीं पाएंगे। जो दोस्त अच्छे वाले रियल दोस्त रहते हैं वो स्कूल में ही मिलते हैं, कॉलेज में तो सब नॉर्मल टाइप के दोस्त रहते हैं। और स्कूल की तो याद बहुत ज़्यादा आएगी। कॉलेज भी इतने मज़े नहीं है जितने स्कूल में रहते हैं। स्कूल लाइफ एक ऐसा लाइफ है जो एकदम मस्ती में जीते हैं सब। अच्छा था, काफ़ी अच्छा लगा। KPS का प्रोग्राम था ये, KPS नेहरू नगर छत्तीसगढ़ भिलाई का प्रोग्राम था ये। फेयरवेल था हमारा 2024 और 2025 का बैच था ये KPS का, और काफ़ी अच्छा लगा हमें फेयरवेल करा के। एंड सब में अच्छा लगा, कोई भी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, सब चीज़ अपने अपने सब सही जगह हो गया, सब ने कुछ कम ज़्यादा भी नहीं पड़ा, सब अच्छे से हो गया। स्कूल काफ़ी याद आएगा हमें अपना स्कूल, क्योंकि बचपन से हम उस स्कूल में थे और उस स्कूल ने काफ़ी कुछ सिखाया भी हमें। दोस्त बने हमारे। अब जब सब अलग होने वाले हैं तो उसमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, बट अच्छा है। अब जैसे भी है 12th कंप्लीट कर रहे हैं। ये हमारा फेयरवेल था और स्कूल छोड़ के अच्छा तो नहीं लग रहा है, सबको दुखी हो रहा है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। पर KPS स्कूल के छात्र छात्राओं ने यहाँ पर जमकर एंजॉय किया। ACN न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ACN न्यूज के साथ। GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं
समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है।
छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज गुरुवार को एक दिवसीय भिलाई प्रवास पर थे। इस दौरान उन्होंने पत्रकार वार्ता में बताया कि वे मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान का दौरा कर व्यवस्था देखने निकले हैं। इसी दौरान कांग्रेसियों ने उनका जमकर विरोध भी किया। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज के भिलाई आगमन पर मुस्लिम समाज के युवाओं ने मोहम्मद नसीम के नेतृत्व में काला झंडा दिखाकर विरोध किया। इस दौरान इंडियन कॉफी हाउस के सामने बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने नारेबाजी कर आक्रोश जताया। बता दें, पिछले दिनों छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड में नवपदस्थ डॉक्टर सलीम राज के आने के बाद मुस्लिम समाज के प्रति दिए अपने बयान को लेकर जमकर आक्रोश जताया जा रहा है। इस दौरान डॉक्टर सलीम राज ने इबादत की जगह पर राजनीति का अखाड़ा न बनाए जाने की बात कही। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनने के बाद पहली बार मेरा भिलाई प्रवास हुआ। भिलाई में जो अव्यवस्था थी, कुछ दरगाह में, कब्रिस्तानों में और कुछ मस्जिद में, वो व्यवस्था का निरीक्षण करने आया था। और चूँकि व्यवस्था हो कि कब्रिस्तान की प्रॉपर सफाई होना चाहिए, बाउंड्री वाल होना चाहिए और दरगाह में प्रॉपर साफ सफाई होना चाहिए, उसकी निरीक्षण के लिए आया था। कुछ सामाजिक विवाद थे, सामाजिक विवाद को दूर करने में भी सफल हुए। अब आपसी सहमति बन गई कि कुछ महीनों में कुछ मस्जिदों के चुनाव हो जाएंगे और नए मस्जिद के मुतवल्ली बनेंगे। नहीं, हम चाहते हैं कि मस्जिद को राजनीतिक अड्डा नहीं बनाए, सिर्फ इबादत की जगह रहना चाहिए। क्योंकि सियासत करने की बहुत सी जगह है, तो जो भी मुतवल्ली हजरात है वो कुरान हदीस की रोशनी में बात करें, सामाजिक बात मस्जिदों में नहीं होना चाहिए। ऐसे मुतवल्ली जो गड़बड़ करते हैं तो उनके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई करें। इस दौरान अपने वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने अपने दौरे कार्यक्रम के तहत उन्होंने दरगाह, मस्जिद, कब्रिस्तान का अवलोकन किया और साथ ही कैंप 1 गौसिया मस्जिद में सदर चुनाव कराए जाने को लेकर आश्वस्त कराया। इस दौरान भिलाई के नजरुल खान ने बड़े भव्य तरीके से डॉक्टर सलीम राज का स्वागत किया। इस संबंध में उन्होंने प्रतिक्रिया दी। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन आज आए थे और उन्होंने कैंप 1 गौसिया मस्जिद का भ्रमण किया और वहां पर बैठकर जो पूर्व सदर थे और जो मौजूदा जिनको आवाम ने सदर बनाया है, जनाब मोहम्मद इरफान खान साहब, इन दोनों को बैठाकर एक आम राय बनी है जिसमें क्या बोलते हैं, चुनाव करवाने की प्रक्रिया को सहमति दी गई है। तो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने साफ तौर पे कहा है कि अगर क्या बोलते हैं आपसी समझौते से सदर का मसला हल नहीं हो रहा है तो चुनाव के जरिए होगा। और उन्होंने मतलब कल यानी फ्राइडे को जुमा के दिन में चुनाव की घोषणा करने के लिए मौजूदा सदर को कहा है कि चुनाव की घोषणा करें और 1 महीने के भीतर में चुनाव करवाकर इस मामले को तत्काल, इस मामले में जो विवाद चल रहा है उस विवाद को पूरी तरीके से खत्म किया जाए। तो इस पर उन्होंने बाकायदा लिखित में समझौता हुआ है और लिख के बाद में दोनों पक्षों का सिग्नेचर हुआ, हस्ताक्षर हुआ और साथ ही साथ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सलीम राज ने भी उसमें अपना सिग्नेचर हस्ताक्षर किया है। एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। मानस भवन दुर्ग में विधानसभा स्तरीय महतारी वंदन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें लाभान्वित महिलाओं को आमंत्रित किया गया था। सम्मेलन में पहुंची महिलाओं ने योजना से संबंधित चर्चा भी की। सम्मेलन में दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव विशेष रूप से शामिल हुए। छत्तीसगढ़ सरकार गठन के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिले में विधानसभावार महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से महतारी वंदन सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र दुर्ग के मानस भवन में सम्मेलन का आयोजन किया गया। के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। बाल विवाह मुक्त। धन्यवाद भैया आपला। कार्यक्रम में दुर्ग शहर विधानसभा क्षेत्र विधायक गजेंद्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना माताओं एवं बहनों को सशक्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक ही परिवार में माता की विशेष भूमिका होती है। माताएं पैसों का महत्व समझती है, लेकिन कई बार उन्हें आर्थिक आज़ादी नहीं मिल पाती। विष्णुदेव सरकार ने माता के बारे में सोचा और माताओं के सम्मान में स्नेह से उनके बैंक खाते में प्रति माह 1000 रुपये दे रहे हैं। दुर्ग शहर क्षेत्र से लगभग 53,000 महिलाएं प्रति माह 1000 रुपये प्राप्त कर रही है। साधारण रोज तालियां अवश्य बजाएं। इसके बाद रंजीता मैडम आ जाएं। रंजीता
कार्यक्रम युवोदय दुर्ग के दूत स्वयं सेवकों द्वारा बाल विवाह का रोकथाम के संबंध में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बाल विवाह कुप्रथा को रोकने एवं इससे समाज पर पड़ने वाले दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया गया। महिलाओं को बाल विवाह रोकथाम संकल्प शपथ भी दिलाई गई। साथ ही इस मौके पर आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। देखिए, ये विभाग जो है महिला बाल विकास कार्यक्रम है, स्वाभाविक रूप से जो आंगनबाड़ी जुड़े लोग ज़्यादातर आते हैं। निवेदन न्योता तो सबको दिया जाता है, लेकिन जो लगातार शासन से जुड़े रहते हैं उनको वो स्वाभाविक रूप से आते हैं। आज के कार्यक्रम को लेकर थोड़ा बताएंगे, क्या कुछ रहा? और आज हमारे लिए सौभाग्य है, माननीय विष्णुदेव साय सरकार में 10 महीना हो गया। हर महीने के प्रथम सप्ताह के 1 तारीख 2 तारीख को खाते में पैसा आ रहा है। आज हम सब लोग उन महतारी वंदन जिन महिलाओं को खाते में रहे सब प्रमुखों का हमने स्वागत किया, सम्मान किया और माननीय विष्णुदेव साय जी ने सारे महिलाओं को अपने नाम एक पाती उनको लिखी, उस पाती का यहाँ पे सबको वितरण किया गया और साथ ही साथ महिलाओं को हम बाल विवाह नहीं करेंगे उसका संकल्प प्रतिज्ञा के रूप में। वंचित लोगों के लिए दोबारा स्कीम कब शुरू होगी? सरकार इसमें चिंता कर रही है, उसमें जो अपात्र हो गए या नया शादी है उसमें जरूर हम आगे करेंगे। आज महतारी वंदन सम्मेलन विधानसभा स्तरीय जिला दुर्ग में आयोजित किया गया था मानस भवन कैंपस में और इसमें सारी जो महतारी वंदन योजना के तहत जो लाभ लिए हैं उन महिलाओं को आमंत्रित करके यहाँ सम्मानित किया गया। उनके अनुभव, उनके परिवार में जो सुधार आया आर्थिक रूप से, उसके बारे में उनसे उनके अभिमत जाने गए, उनसे उनकी टिप ली गई है और 53,000 करीब महिलाओं को इसका लाभ दिया गया है। बाइट लगा दो। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 29 दिसंबर को दुर्ग प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान होने वाले कार्यक्रमों को लेकर कलेक्टर व SP ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग शिवराज सिंह चौहान का आगामी रविवार 29 दिसंबर को दुर्ग प्रवास पर रहेंगे। यह आयोजित कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी और पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने जिला प्रशासन एवं पुलिस बल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल JRD झाड़ूराम देवांगन स्कूल मैदान का मौका मुआयना किया। कार्यक्रम में डोम निर्माण, बैठक व्यवस्था, विभागीय प्रदर्शनी स्टॉल, वाहन पार्किंग स्थल, हेलीपैड स्थल आदि के संबंध में समुचित प्रबंध के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। साथ ही कलेक्टर सुश्री चौधरी ने अधिकारियों को सभी आवश्यक तैयारियां समय पर कर लेने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु उत्कृष्ट पहल को साझा किए जाने तथा हितग्राहियों से संवाद हेतु यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों एवं प्रमुख जनप्रतिनिधियों के साथ शामिल रहेंगे। कार्यक्रम में शासकीय विभाग के अधिकारीगण तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी व आम जनता उपस्थित रहेंगे। अभी तैयारियां चल रही है। अभी स्टेज और पब्लिक के लिए जो डोम बनने हैं उसके लेकर लेआउट वगैरह दे दिया गया है। अभी बाकी तैयारियां चल रही हैं। अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है, जिम्मेदारी सौंप दी गई है और निश्चित रूप से अभी और कुछ जगहों का चिन्हांकन कर रहे हैं और जो अपनी प्रशासनिक तैयारी है वो लगभग पूर्ण कर ली जाएंगी आज और तैयारी हो जाएगी। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ACN न्यूज के साथ। नमस्कार।